नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स को पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप पढ़ पाए थे, समझ पाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में पढ़े थे, कुछ बेसिस पे इसे अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। आज हम इसके फर्स्ट टर्म पार्ट को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन या बायोटिक रिसोर्स वो है जो जीव मंडल में या बायोस्फीयर में मौजूद है, जिसमें हर एक लिविंग थिंग्स इंक्लूड है। जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा में वो हर एक पेड़ पौधे आ जाते हैं जो अर्थ पे मौजूद है। फौना में हर एक तरह के जीव जंतु आ जाता है। फिशरीज एक्सेट्रा, ये सब कुछ बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। बायोटिक रिसोर्स रिन्यूएबल होता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। मान लें कि एक आम का पेड़ है। आम का पेड़ कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आम के पेड़ में ये गुण होता है कि वह अपने जैसा ही एक नए आम का पेड़ उत्पन्न करता है, वो जिस तरीके से भी हो। इसी तरीके से कोई भी जीव, यहाँ तक कि इंसान या मानव भी अपने तरह के जीव को उत्पन्न करता है। अगला है बायोटिक रिसोर्स, जिसे हिंदी में अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें वो जीव मंडल में अथवा वातावरण में उपस्थित वो प्रत्येक निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग्स इसमें इंक्लूड है, जैसे रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा सॉइल, रिवर, माउंटेन, ये सब अबायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। अगला टर्म है सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, समाप्तता के आधार पर। एक्सहॉस्टिबिलिटी मीन्स कि खत्म होगा या नहीं होगा। इस बेसिस पर इसे भी दो टाइप में बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया या फिर से जिसको रिफिल किया जा सकता है, उससे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं हिंदी के टर्म में। जैसे सोलर, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। जब आप नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तो इसमें ऑल बायोटिक रिसोर्स भी शामिल होता है। ये सतत चलने वाली या फ्लो करने वाली रिसोर्स है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जैसे सनलाइट है या विंड है या वाटर है जो रिवर में मौजूद है, ओशियन या फिर सी में है, ये सब कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये रिसाइकिल होते हुए खुद के स्टॉक को भरते रहता है, स्टॉक करते रहता है। ये कभी खत्म नहीं हो पाता है। फॉरेस्ट भी ऐसे ही है, यदि एक पौधा मरता है, एक प्लांट खत्म हो जाता है तो नया प्लांट फिर से उगता है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए हिंदी में अनवीकरणीय संसाधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें वो संसाधन है जिसका एक बार प्रयोग करने पर उसका भंडार या स्टॉक खत्म हो जाता है, दोबारा उसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो पाएगी। इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा है। यदि इस संसाधन को एक बार प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम उसकी भरपाई फिर से हम नहीं कर पाएंगे। इससे बनने में काफ़ी समय लगता है और इसे हम कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियली हम नहीं बना सकते हैं। हाँ, कुछ है कि जो रिसाइकेबल है, जैसे मिनरल्स है, इसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आयरन का बना हुआ एक कील है, लोहे का बना हुआ एक कील है, उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम है, उसको एक बार, या फिर कोयला है, कोल है, इसको एक बार प्रयोग करने पर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टर्म है थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब किसी वस्तु या किसी संसाधन या रिसोर्स पर जिसका अधिकार हो, जिसके आधिपत्य में हो, उसके बेसिस पे इसे 4 पार्ट में बांटा गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स के लिए हिंदी में व्यक्तिगत या निजी संसाधन प्रयोग करते हैं। हिंदी के शब्द में इसे व्यक्तिगत अथवा निजी संसाधन कहते हैं। वो हर एक तरह का संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी संस्था के अंदर या संस्था के साथ स्वामित्व में हो, उसे हम निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे प्लॉट, हाउसेज, पॉन्ड्स, वेल्स, कार, मोबाइल फोन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये सब निजी या व्यक्तिगत अथवा इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। इसका इंडिविजुअल रिसोर्स का इस्तेमाल इसके मालिक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को इस रिसोर्स का इस्तेमाल करना हो तो इसके मालिक या इसके ओनर से उसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तो ही वो रिसोर्स इस तरह के रिसोर्स को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स में सामुदायिक स्वामित्व के सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन, ऐसा संसाधन जो एक खास समाज या एक खास समुदाय का उस पर अधिपत्य हो, जो संसाधन एक समुदाय के द्वारा प्रयोग में लाया जाता हो। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, चारागाह, ब्यूरियल ग्राउंड्स, शमशान घाट, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा, ये सब सामुदायिक संसाधन में आते हैं। अब गांव में देखते होंगे कि कुछ सामुदायिक भवन, पंचायत भवन मौजूद होते हैं। गांव में चारागाह भी होता है, खेल का मैदान, तालाब और शमशान घाट भी होता है। आप अपने आसपास कुछ खास तरह के जगहों को देख सकते हैं जहाँ पे वीकली मार्केट भी लगता है। शहरों में ये पिकनिक स्पॉट या प्ले ग्राउंड अथवा पार्क के रूप में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स हालांकि देखें तो आधिकारिक तौर पे व्यक्तिगत या फिर इंडिविजुअल या कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स भी एक तरह से नेशनल रिसोर्स ही है। यदि कोई गवर्नमेंट चाहे कि इंडिविजुअल रिसोर्स नेशनल रिसोर्स बने तो वो उसे ले सकती है या फिर किसी व्यक्ति से छीन सकती है, लेकिन कुछ खास कारणों से ही। ऐसा नहीं कि कोई नेता या फिर कोई सरकार अपने फायदे के लिए ही करे, बल्कि उस जमीन या उस रिसोर्स का इस्तेमाल कम्युनिटी के एक बड़ा सा हिस्सा कर पाए या कम्युनिटी के लोग कर पाए, पब्लिक यूज के लिए वो लेता हो तो पक्का वो ले सकता है। आप देखे होंगे कि सड़क को बनाने के लिए, रेलवे लाइन को बनाने के लिए या फिर एयरपोर्ट को बनाने के लिए सरकार जमीन को लेती है। ये किसी न किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज में रह रहे लोगों का ही होता है, जिसके बदले सरकार या गवर्नमेंट उसे मुआवजा देती है। कुछ सरकारें कुछ लोगों को पुनर्वासित भी करती है जब कभी डैम बनता है। अब पढ़ेंगे इसी बुक में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ही, जब सरकार डैम बनाती है किसी रिवर पे तो वहाँ रह रहे जो आदिवासी होते हैं उनको पुनर्वास के लिए कहीं दूसरे जगह जमीन देती है और उसे रोजगार भी मुहैया कराती है। इसके अलावा हर एक कंट्री का जो कोस्ट लाइन एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, उससे लगभग 12 ओशियनिक नॉटिकल माइल के दूरी तक 12 नॉटिकल माइल दूरी तक उस देश का नेशनल रिसोर्स होता है। तकरीबन 22.2 किलोमीटर के आसपास तक का जो दूरी होता है समुद्र तट से, वो जगह एक राष्ट्रीय संपत्ति, उस देश का राष्ट्रीय संपत्ति या नेशनल रिसोर्स कहलाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हिंदी में कहा जाता है। किसी भी देश या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस
संपत्ति की देखभाल करता है। किसी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र को, ओशियनिक एरिया को 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक के ओशियनिक एरिया को के बाद वाले क्षेत्र को इंटरनेशनल रिसोर्स घोषित किया गया है। और इस यहाँ तक 200 किलोमीटर का जो एरिया है, इस एरिया में किसी भी देश के द्वारा, किसी भी कंट्री के द्वारा मछली पकड़ने या उससे किसी मिनरल्स को निकालने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें ये नेविगेबल एरिया भी होता है, जिसमें बड़े बड़े जहाज, व्यापारिक जहाज इसमें आते जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर रिसोर्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, जिसे संभावी संसाधन कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जिसका पता किसी प्रदेश या किसी जगह पे पता होता है कि यहाँ पे ये उपस्थित है, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हो पाता है। जैसे हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे विंड का वेलोसिटी काफ़ी हाई है और हमें पता है कि हम उस विंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उससे अधिक तरीके से, अधिक अच्छे तरीके से उस इस्तेमाल का हमारे पास बेहतर तकनीक उपलब्ध नहीं है। इसलिए वो हमें पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसे संसाधन संभावित संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो विकसित हो, वे संसाधन जिसका पता लगाया जा चुका है और उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है कि इतना मात्रा में ये रिसोर्स इस एरिया में उपलब्ध है और उसका यूज हम अपने तरीकों के अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये विकसित संसाधन या डेवलप्ड रिसोर्स होते हैं। अगला इसका पॉइंट है स्टॉक या भंडार। वे संसाधन जो हमें पता है, लेकिन हमारे पास उस संसाधन या रिसोर्स को यूज करने के लिए उचित तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार या स्टॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वाटर को ले सकते हैं और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ज्वलनशील गैसें हैं और हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है। जब आप सन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन एक फैक्टर है सन के बर्निंग में। वहाँ जो भी उष्मा या ताप दिख रहा है, एनर्जी आ रही है, उसमें एक हाइड्रोजन भी है। लेकिन हमारे पास अकुत भंडार है महासागरों में और सागरों में, ओशियनिक वाटर एंड सी वाटर के फॉर्म में, लेकिन हमारे पास उचित तकनीक नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब हमारे पास तकनीक हो तो। इसका फोर्थ एंड नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व रिसोर्स, मतलब संचित कोष। ऐसा ये भी एक भंडार या स्टॉक का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके रिजर्व में कुछ रिजर्व रिसोर्स का कुछ पार्ट हम यूज करते हैं। इसका कुछ ही हिस्सा हम यूज करते हैं, बाकी हिस्सों को हम अभी भविष्य के लिए रखे हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे देश में नदियों का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन हम सभी नदियों पे और हर बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास
जितनी ज़रूरतें हैं उस मात्रा में हम इसका सीमित ही या कह लें कि कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, कई कारणों को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर अभी के जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेज है उसको लेकर के। हमारे पास तकनीक भी उपलब्ध है और हम इसका इस्तेमाल उस रूप में नहीं करते जितना हम कर सकते थे। हम नदियों पे डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी, अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो नदियों में जल है, वो जल और जंगल, ये सब हमारा रिजर्व रिसोर्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक में किसी को तकलीफ हो, डॉट हो, प्रॉब्लम हो समझने में किसी भी तरह से, तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमसे बात करें। धन्यवाद।